नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में आज आप बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। हर कार्यक्रम में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होगा। इस कुंडली से जुड़े हुए प्रश्न को मैं पहले रख देता हूं। इस कुंडली में जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, यानी जैसे जैसे 40 वर्ष की उम्र आती गई तो शारीरिक परेशानियां आती चली गईं। छोटी मोटी ढेर सारी शारीरिक परेशानियां, आँखों की समस्या, हड्डियों में दर्द, पेट गैस की समस्या, कभी दांत मसूड़े में समस्या। बाहर से शरीर तो स्वस्थ और अच्छी दिखी, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ परेशानियां हमेशा रहीं। इसमें किस ग्रह की मुख्य भूमिका रही है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुंडली के किस भाव में कौन सा ग्रह बैठे तो हमेशा कुछ न कुछ शारीरिक परेशानियां देता रहता, अंदर से शरीर को कमजोर करता है। शेष आज के कार्यक्रम में आपको पता चलेगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत घातक क्यों हो जाता है, विशेष रूप से किसी स्त्री के लिए। इस कुंडली में विवाह कब हुआ, उस समय को निकालना आपको बताएंगे। पति की मृत्यु हुई, 2 विवाह भी हुआ, मुकदमा हुआ, विजय हुआ, छठे भाव का शुभ राजयोग भी बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले किसी भी कुंडली के विश्लेषण में लग्न और राशि देखना जरूरी है। कन्या लगन की कुंडली है, लगन में 6 नंबर की गिनती है। लग्नेश बुध जो है शुक्र के साथ बैठ करके अति उत्तम राजयोग बना रहा है। यह एक करोड़पति की कुंडली है। इनके बाप बहुत अच्छे व्यवसायी थे। स्त्री जातिका की ये कुंडली है, तो काफ़ी धनाढ्य परिवार से रहीं और विवाह के बाद भी काफ़ी धनी और सुखी ये बनी रहीं। यहाँ पर लग्नेश बुध है और शुक्र जो है भाग्येश है। अब अगर हम शुक्र को नवम भाव का स्वामी मान लें तो नवम भाव किस में आता है, त्रिकोण में। तो शुक्र त्रिकोण का स्वामी हो गया, और जब हम शुक्र को त्रिकोण का स्वामी लेंगे तो बुध लग्न के अनुसार केंद्र का फल देगा। तो केंद्र और त्रिकोण के 2 ग्रहों की युति का राजयोग यहाँ पर बन गया। राजयोग क्या करता है, जीवन में कभी भी धन, सुख, साधन, वैभव की कमी नहीं होने देता, यानी अभाव में जीवन नहीं आने देता है। अगला राजयोग और भी यहाँ पर एक है। ये जो शुक्र और बुध बैठे हैं, ये शनि के घर में बैठे हैं और शनि की इनके ऊपर दृष्टि है, और शनि भी कारक ग्रह है, लगन का मित्र भी है। तो बुध और शुक्र शनि की राशि में बैठे हैं और शनि दृष्टि डाल रहा है, जो कि कारक ग्रह ही है, यानी तीनों कारक ग्रहों का संबंध बन गया है। 2 कारक ग्रह तो साथ में ही है। शेष शनि शुक्र का दृष्टि संबंध, शनि बुध का दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है, तो राजयोग बन गया। एक राजयोग यहाँ पर और है जिसे विपरीत राजयोग कहेंगे। सूर्य 12वें भाव का स्वामी है और छठे भाव में आके बैठा है, और किसी अन्य भाव के स्वामी की ना युति है ना दृष्टि है। राहु और केतु की दृष्टि से विपरीत राजयोग भंग नहीं होता, क्योंकि राहु और केतु किसी राशि के स्वामी नहीं है। तो यहाँ पर सूर्य छठे भाव में द्वादशेश होकर के बैठा है, तो विपरीत राजयोग भी बना है। यही इतने योग ही काफी हैं इनको सुखी और संपन्न जीवन देने के लिए। चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा नीच राशि में है, मंगल की राशि में है, लेकिन मंगल की दृष्टि पा करके थोड़ा चंद्रमा को बल भी मिल गया है। अब इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ, यानी चंद्रमा इनका किस नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, बात स्त्री पुरुष दोनों के लिए लागू होती है, लेकिन स्त्रियों के मामले में यह बात जरूर देखना चाहिए। स्त्रियों की कुंडली में यह योग बहुत बुरा प्रभाव देता। अगर किसी भी स्त्री का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तो कुंडली में सप्तम भाव या सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी विवाह और वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं ऐसी जातिकाओं के जीवन में आती ही आती हैं। अगर कभी भी चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है किसी भी स्त्री की कुंडली में, तो यह समस्या आएगी। पुरुष में भी होता है तो भी समस्याएं होती हैं, लेकिन स्त्री में होने पर विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है तो सावधानी क्या रखना है।
अगर आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है या किसी कन्या का हुआ है घर में, तो उस लड़की का विवाह जो है, जो घर में सबसे बड़ा लड़का या लड़की होगी उसके साथ नहीं करना है, यानी उस साल में नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ए नाम की कोई जातिका है और उसका बी नाम का कोई भाई है, और भाई बड़ा है, और ये भाई बड़ा है और इसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तो जिस साल इस ज्येष्ठ भाई का विवाह हो उस साल में इसका विवाह नहीं होना है। ये ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या करना है, जेठ के महीने में विवाह नहीं करना है, ज्येष्ठ के महीने में विवाह नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ कोई ऐसा लड़का जो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा हो उसके साथ विवाह नहीं होना चाहिए, यानी ज्येष्ठ का जो है हमेशा बचाव करना है। अगर किसी लड़की का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो उसके जो ज्येष्ठ भाई हों उनका विवाह हो जाए तब विवाह करें, और फिर ज्येष्ठ भाई का विवाह जिस साल हुआ है, जिस महीने में ज्येष्ठ भाई का विवाह हुआ है उस महीने में विवाह उस कन्या का ना करें। दूसरा, ज्येष्ठ के महीने में विवाह ना करें, और ऐसे किसी भी जो है लड़के से विवाह ना करें जिसका ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हो। एक चीज और ख्याल रखना चाहिए, जिस लड़की का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है उसका विवाह उस लड़के से भी ना करिए जो अपने घर में ज्येष्ठ हो, यानी कम से कम 2 भाई हों और जिससे विवाह हो वह छोटा भाई हो, उससे विवाह करना चाहिए। ज्येष्ठ का जो है यहाँ पर यही परिहार है। ज्येष्ठा नक्षत्र स्त्रियों के लिए बड़ा घातक हो जाता है। इनका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था जो कि काफी परेशानी इनको दिया। अब ये हुआ क्या इनके साथ में, ये जो है एक सुखी संपन्न परिवार की कन्या थी, काफी जो है पढ़ी लिखी भी थी, कुंडली में जैसा राजयोग भी है, सुख और संपन्नता के साथ बड़ी हुई। इनके पिताजी ने विवाह के समय इन सारी चीज़ों का मिलान नहीं किया। परिवार अच्छा दिखा, लड़का अच्छा दिखा, उसी को प्राथमिकता दे करके इन्होंने विवाह किया, जबकि कई ज्योतिषियों ने इनको इस बारे में सावधानी बरतने के लिए कहा था कि बिटिया का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो मिलान करवाइएगा कुंडली का, तो बिना मिलान के विवाह हुआ। अब हुआ क्या, पहली चीज, अब विवाह की बात है तो पहले विवाह से जुड़ा कुछ विषय मैं दिखाता हूँ। विवाह इनका मई 1996 में हुआ। विवाह कब होता है, जो विवाह भाव का स्वामी है उसकी दशा हो, विवाह भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा में हो, जो सप्तम भाव का स्वामी है उसके नक्षत्र में जो ग्रह बैठा हो, या फिर जो नवमांश कुंडली का लग्नेश हो या लगन में ग्रह बैठा हो, उसकी दशा अंतरदशा में विवाह होता है। तो इनका विवाह हुआ था मई 1996 में। तो मई 1996 में कौन सी दशा चल रही थी ये आपको यहाँ पे देखना है। मई 1996 राहु, शुक्र में राहु की महादशा चल रही थी। अक्टूबर 1994 से अक्टूबर 1997 तक राहु की अंतरदशा थी। यहाँ पर दशाओं के शुरू होने का समय दिया गया है। तो यहाँ पर अक्टूबर 94 से शुरू होकर के अक्टूबर 1997 तक चला। अब इस कुंडली में राहु को देखिए, राहु जो है गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और गुरु कुंडली में क्या है, सप्तमेश है। तो जो 7वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा है, गुरु सप्तमेश है और गुरु के नक्षत्र में राहु बैठा था। शुक्र तो विवाह का नैसर्गिक कारक भी है, तो शुक्र की महादशा थी और गुरु उसमें जो है सप्तमेश है, सप्तमेश के नक्षत्र में राहु था, तो विवाह हो गया। अब चूंकि विवाह का संबंध किस भाव से है, सप्तम भाव से, तो सप्तम भाव कहीं ना कहीं, जब भी 7वें भाव से जुड़ी घटना होगी तो 7वां भाव कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा में शामिल मिलेगा। किसी भी भाव से जुड़ी घटना होगी तो उस भाव से जुड़ी चीजें शामिल रहेंगी। इसी विवाह के समय इनको नया घर मिला, ससुराल मिला, ढेर सारे उपहार मिले, गाड़ी वगैरह मिली, तो ये चौथे भाव का भी फल मिला है, ऐसा नहीं है। विवाह होने के साथ साथ चौथे भाव से क्या देखते हैं, भौतिक सुख, साधन, संपन्नता, लग्जरियस आइटम, तो ये सब भी विवाह के साथ ही इनको मिला था। तो चौथे भाव ने भी फल दिया था, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में राहु था तो गुरु के दोनों भावों का फल दिया। यानी यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा, कोई भी ग्रह जिसके नक्षत्र में है वह ग्रह जहां बैठा है या जिन भावों का स्वामी है उसका फल वह ग्रह देगा। राहु गुरु के नक्षत्र में था तो गुरु के चतुर्थ भाव, सप्तम भाव का फल उसने दिया।
पति की मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म था और उसमें कुछ और भी कारण बन गए, इसलिए पति की मृत्यु हुई। आपको यहाँ पर आम साधारण रूप से देखने पे लगेगा कि सप्तम भाव में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है दिक्कत। पहली दिक्कत तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होना था और जिस लड़के से विवाह हुआ वह स्वयं भी ज्येष्ठ लड़का था। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जो सप्तम भाव का स्वामी है वह कौन सा ग्रह है? गुरु है। सप्तम भाव का स्वामी गुरु है। अब गुरु को देखिए, गुरु किस राशि में है? मीन राशि में है, 29 अंश पर है। और इस चीज का प्रयोग करना मैंने बहुत बार आपको सिखाया है और फिर से सीखिए। मीन राशि में 29 अंश पर क्या होता है? विषनवमांश होता है। तो गुरु, जो कि आपको देखने में लगेगा कि स्वराशि का है, विषनवमांश, मृत्यु भाग, उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्र, इन सब का प्रयोग करना मैंने बहुत अधिक सिखाया है और बहुत सटीक फलादेश भी आता है इससे। तो यहाँ पर गुरु विषनवमांश में है, इस चीज को ध्यान रखना है। हर राशि में ग्रह की कुछ डिग्री से कुछ डिग्री तक की दूरी पुष्कर भाग, पुष्कर नवमांश, विष नवमांश आदि होती है। तो गुरु यहाँ पर विष नवमांश में बैठा है। विष मतलब आप समझते ही हैं, जहर है। जहर क्या करता है? खत्म करता है, जहरीला बनाता है। तो गुरु यहाँ पर विष नवमांश में है। पहली चीज, पहला कारण पति की मृत्यु, पति ने आत्महत्या कर ली थी इनके। ज्येष्ठा नक्षत्र में कन्या के जन्म होने पर ऐसा ही होता है। तो ये एक तो ज्येष्ठा नक्षत्र, पहला कारण चंद्रमा। दूसरा कारण गुरु, जो कि कहाँ बैठा हुआ है? विषनवमांश में। तीसरा कारण देखिए, ये जो सप्तम भाव है और सप्तमेश, ये भाव हो गया और भाव का स्वामी कौन है? गुरु। ये दोनों पाप कर्तरी में है। एक तरफ सूर्य बैठा है, एक तरफ केतु बैठा है। यानी देखिए, पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं? एक तो हम भाव पे अप्लाई करते हैं, दूसरा कहाँ अप्लाई करते हैं? भावेश पर अप्लाई करते हैं, और तीसरा कहाँ अप्लाई करते हैं? कारक पर। तो भाव यहाँ कौन सा हुआ? सप्तम। तो सप्तम भाव के आगे पीछे क्रूर ग्रह बैठे हैं। भावेश कौन हुआ? गुरु। तो गुरु के आगे पीछे भी क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। और स्त्री की कुंडली में कारक कौन होता है? पति का कारक कौन होता है? गुरु। और गुरु के आगे पीछे भी यहाँ पर, यानी यही एक ही भाव में ये भाव, भावेश, कारक तीनों पाप कर्तरी में आ गए। और भाव, भावेश और कारक तीनों ही विष नवमांश से भी पीड़ित हो गए। अगर गुरु किसी दूसरे भाव में गया होता तो सिर्फ भाव पीड़ित होता, भावेश और कारक के लिए संभावनाएं कुछ और बन सकती थी, लेकिन यहीं पर होने के नाते ये एक साथ सारी बुरी चीजें लागू हो गई। और अगर अच्छा होता तो सारी अच्छी चीजें एक साथ लागू हो जाती। तो भाव सप्तम, पाप कर्तरी में, भाव में विष नवमांश का ग्रह, भावेश गुरु, पाप कर्तरी में, विष नवमांश में, कारक पति का गुरु, विष नवमांश में और पाप कर्तरी में। ऊपर से ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म हुआ है, इसीलिए इनको वैधव्य का दंश झेलना पड़ा, पति ने आत्महत्या कर ली। अब देखिए 1999 में, मार्च 1999 में इनके पति ने आत्महत्या की। उस समय की दशा को आपको देखना है। मार्च 1999 में देखिए, अक्टूबर 1997 से ये शुक्र में गुरु चल रहा था। शुक्र में गुरु शुरू हुआ कब? 4 अक्टूबर 1997 को, और चला कब तक है? 4 जून सन 2000 तक। यानी शनि में गुरु की अंतरदशा में पति ने आत्महत्या की। तो पति का घर कौन सा है? 7वां। 7वें भाव से जुड़ी घटना हुई है, तो 7वां भाव कहीं ना कहीं इंक्लूड होना चाहिए। तो 7वें भाव को यहीं पर बगल में आप देखिएगा, 7वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है, पाप कर्तरी में है, विष नवमांश में है, पीड़ित है, और गुरु की ही अंतरदशा में यह जो है घटना घटित हुई है। यानी फिर आपको वही चीज देखना है, भाव में बैठा ग्रह, भावेश, कारक, किसके नक्षत्र में बैठा है, इन सारी चीजों में इस पे अलग से वीडियो बनाया हूं कि कब किस भाव का फल मिलेगा। तो यहाँ पर गुरु, जो कि विष नवमांश में था और लगातार पीड़ित हो रहा था भाव, भावेश, कारक के रूप में, पाप कर्तरी और विष नवमांश दोनों से, तो यहाँ पर गुरु की अंतरदशा में ही इनका जो है, इनके पति की मृत्यु हुई, पति ने आत्महत्या कर ली। ये भी आपको समझ में, ऐसे देखिए धीरे धीरे देखते देखते ढेर सारे वीडियोज आप देखेंगे, बारी बारी में विश्लेषण लाऊंगा और इसी प्रकार से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो जब देखिए कोई विश्लेषण करे, आप कितना भी पढ़ लिए हों,
थ्योरी का ज्ञान हो गया हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ऐसे देखेंगे, एक ही कुंडली देखने से सब कुछ नहीं आ जाएगा। ऐसे बार बार मैं कुंडलियां लाऊंगा, समझाऊंगा, धीरे धीरे 4-6 महीने में सारी टेक्निक दिमाग में बैठ जाएगी। अब यहाँ पर जब इनके पति की मृत्यु हुई तो ससुराल वालों ने क्या कहा कि ये बहू के कारण से पुत्र ने आत्महत्या की है, मुकदमा कर दिया गया कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ये सब किया गया। लेकिन अंत में इनकी जीत हुई, मुकदमे से जीत हुई, मुकदमा जल्दी निपट भी गया और इनको दोषी नहीं पाया गया। अब इनके छठे भाव को देखिएगा। छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, अग्नि तत्व का ग्रह है, शत्रुओं को जलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सूर्य छठे में होगा तो उसका कारकत्व तो पीड़ित होगा। देखिए ग्रह कई प्रकार से फल देता है। भाव में कोई ग्रह गया हुआ है तो उस ग्रह से जुड़ा फल मिलेगा। ग्रह से जुड़ा फल एक होता है, एक भाव का फल होता है। तो ग्रह का जो जुड़ा हुआ फल है वह कारकत्व, ग्रह का कारकत्व होता है। जैसे धीरे धीरे इनके हड्डियों में दर्द होने लगी, आंखों में भी दिक्कत आई, तो ये सूर्य के छठे भाव में होने के कारण से आई। लेकिन सूर्य छठे में बैठ करके छठे भाव के सजीव पक्ष का नाश भी करेगा। छठे भाव का सजीव पक्ष यानी शत्रु वगैरह को खत्म करेगा। तो यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बना। इसमें भी एक और अच्छी बात जुड़ गई है, ये जो सूर्य है ना और छठा भाव जो है ये शुभ कर्तरी में है। सूर्य के एक तरफ देखिए शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह हैं और इधर एक शुभ ग्रह गुरु है। भाव भी शुभ कर्तरी में है और सूर्य भी शुभ कर्तरी में है। इसलिए इनके ऊपर जो है आरोप जो भी लगे सब कैंसिल हुए और इनको बाइज्जत बरी किया गया और उसी के बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरे विवाह के बाद क्या हुआ, दूसरा विवाह पिता का इनको साथ मिलता रहा। सूर्य काफी अच्छा है, सूर्य की दशा इनकी अच्छी गई। सूर्य की दशा में ही जैसे सूर्य की दशा लगी इनको कोर्ट ने बरी कर दिया, इनके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाए और उसी में दूसरा विवाह हुआ। और उस समय में पिता का भी खूब कारोबार बढ़ा क्योंकि सूर्य जो है शुभ कर्तरी योग में था इसलिए। और सूर्य जिस राशि में बैठा है शनि के, वो भी लाभ भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर काफी अच्छा फल सूर्य ने दिया। सूर्य की दशा में इनको आंखों की समस्याएं आने लगी, हड्डियों में दर्द होने लगा। लेकिन इस कुंडली में सूर्य जो शारीरिक परेशानियां हैं उसका मुख्य कारण सूर्य नहीं है, कोई दूसरा ग्रह है जिसे आपको बताना है, उत्तर देना है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इनके लिए नौकरी का भी योग बन गया और ये एक नौकरी करने लगी। चूंकि इस कुंडली में देखिए लक्ष्मी नारायण राजयोग है, केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, 3 कारक ग्रहों का संबंध है और छठे भाव से नौकरी भी देखी जाती है। छठा भाव दसम भाव से क्या होता है, नवम भाव होता है। ये कर्म भाव है, कर्म का भाग्य कहाँ होता है, छठे भाव में। तो सूर्य की दशा में इन्होंने नौकरी शुरू कर दी, अच्छी सैलरी पे इनको नौकरी भी मिल गई और इसी के साथ साथ उसी समय में इनको एक कन्या संतान की भी प्राप्ति हुई है। तो कन्या संतान की प्राप्ति हुई, दूसरा विवाह अच्छा चला। लेकिन इनके साथ एक चीज हमेशा जुड़ी रही, पहला विवाह था तो वहां भी परिवार के लोगों से विवाद होता रहता था। दूसरे विवाह में भी इनके साथ कुछ ना कुछ मतलब जुबानी विवाद चलता रहता था। विवाद जो है कुटुंब के लोगों से ये पीछा नहीं छोड़ा। इसका कारण क्या है, राहु। द्वितीय भाव से हम कुटुंब देखते हैं। अगर स्त्री है तो विवाह के बाद विवाह वाले परिवार का कुटुंब, राहु यहाँ पर बैठा हुआ है तो राहु यही फल देता है। समय समय पर अपने स्वजनों से ये कहा सुनी, शारीरिक रूप से हिंसा नहीं होगा लेकिन जुबानी रूप से हिंसा होती रहेगी, ये यहाँ पर दिखता है। दूसरी चीज आप देखेंगे जिसका चंद्रमा थोड़ा वीक होता है ना, उनकी सहनशीलता थोड़ी कम होती है। चंद्रमा ही हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है, तो चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में था तो इसलिए थोड़ा सा सहनशीलता कम हुई। नीच राशि में होना ही कारण नहीं है बल्कि यह सूर्य के सम्मुख नहीं है, शुक्ल पक्ष का नहीं है। चंद्रमा नीच का भले हो लेकिन अगर वह शुक्ल पक्ष का होगा तो बड़ा अच्छा असर दे जाएगा। यहाँ पर शुक्ल पक्ष का नहीं था, इसीलिए मंगल की दृष्टि होने के बावजूद भी चंद्रमा के शुभ फलों में ज्यादा असर नहीं आ पाया। चंद्रमा अशुभ ही रहा क्योंकि ये शुक्ल पक्ष का नहीं था।
इसमें प्रकाश ही नहीं है तो कोई दृष्टि से उसे कैसे जीवित कर सकता है। तो नौकरी भी की, नौकरी का कारण क्या रहा, छठे भाव में ग्रह हो तो व्यक्ति अच्छा नौकरी कर ले जाता, वो भी स्थिर राशि में है। स्थिर राशि में छठे भाव का ग्रह अच्छी नौकरी दिलवाता है। अगर चंद्रमा हो, बुध हो तो थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अन्य कोई ग्रह छठे भाव में हो तो नौकरी अच्छी देते हैं। और अगर स्थिर राशि में हो तो व्यक्ति की नौकरी काफ़ी स्थिर होकर के चलती है, जिंदगी काफ़ी स्थिर होकर के चलती है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दूसरा एक सवाल है कि कन्या लगन की कुंडली में प्रबल मारक ग्रह कौन से होंगे, आपको ये कमेंट करना है। और आपको ये भी बताना है कि कोई ग्रह कारक हो या मारक हो, इससे मतलब नहीं है। कोई भी ग्रह पीड़ित होगा तभी वह आपको अशुभ प्रभाव देगा, और अगर वह पीड़ित नहीं है, शुभ है, तो वह ग्रह आपको अच्छा प्रभाव देगा, भले ही किसी भी भाव का स्वामी हो। तो अगर आपको पता हो कि कौन सा ग्रह कब पीड़ित होता है, किन स्थितियों में उसके अशुभ फल देने की संभावनाएं होती हैं, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। लगन का फल काफ़ी अच्छा है, लगन अच्छा है, लगन पर गुरु की दृष्टि है जो कि आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाएगी। द्वितीय भाव में राहु गड़बड़ है, मुख से दुर्गंध आना, हालांकि तुला राशि में है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन सजीव पक्ष के लिए थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। धन सजीव पक्ष नहीं है, जीवन का निर्जीव पक्ष है। सजीव पक्ष क्या है, आपके कुटुंबी लोग और दांत मसूड़ा। तो मुख से दुर्गंध आना और पारिवारिक लोगों से कहा सुनी होते रहना। जिसके दूसरे भाव में राहु होता है तो उसके परिवार के लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति झूठ बोलता है या बेवकूफ़ बनाता है। तीसरे भाव में चंद्रमा का होना शुभ ग्रह है, वो भी नीच का है, इसीलिए शारीरिक रूप से जो है शिथिल बनाता है। ऐसे लोग अत्यधिक जीवन में शारीरिक परिश्रम इनको करना नहीं पड़ता है। चंद्रमा नीच का है। अब यहाँ पर तीसरे भाव से क्या देखते हैं, सांस और गला देखते हैं। सांस और गले को यहाँ पर देखते हैं। चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है, एक तो उग्र नक्षत्र में है, नीच का है, कृष्ण पक्ष का है, तो इनको सांस और गले से जुड़ी हुई भी समस्याएं आई थी, जिसको एलर्जी बोल सकते हैं। एलर्जी के कारण से छींक आना, सांसों में प्रॉब्लम होना, माइल्ड जो है अस्थमा का लक्षण आना, ये सब दिखा था। चौथे भाव को देखेंगे तो चौथे भाव का फल यहाँ पर ठीक ही मिला। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा मिला, माता के सुख और स्वास्थ्य में कमी रही। पंचम भाव में बुध एक नपुंसक ग्रह है और शुक्र एक स्त्री ग्रह है, शनि भी नपुंसक ग्रह है, तो दो नपुंसक ग्रहों का प्रभाव, एक स्त्री कारक ग्रह का प्रभाव, इसलिए एक कन्या संतान की प्राप्ति हो गई। और पंचम भाव किसका होता है, पूर्व जन्म का हमारा पुण्य का भाव भी होता और इसी में राजयोग बना, यानी पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण से इनको अपने आप राजयोग इस जन्म में प्राप्त हुआ है। छठे भाव में शत्रुहंता योग है, हालांकि सूर्य पीड़ित होगा तो कारकत्व में दिक्कत आएगी। गुरु यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ, सप्तम भाव सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ। अष्टम का केतु, वो भी मेष राशि का, अग्नि तत्व का है, पेट गैस पाइल्स की दिक्कत। अष्टम भाव क्या है, सबसे गुप्त भाव, सबसे गोपनीय भाव कुंडली का कौन सा होता, अष्टम। ये बताइए, हम अपने शरीर में मांस देख रहे हैं, हड्डी देख रहे हैं, ये सब अंदर जाएंगे तो रक्त दिखेगा, नसें दिखेंगी, सब कुछ दिखेगा, लेकिन जो डीएनए है, ये जो निर्माण होता है, कोशिकाएं जहां से बनती, मतलब डीपर डेप्थ में जाएंगे, एकदम शरीर के अंदरूनी भाग जहां से हमारे डीएनए आदि का विकास होता है, वो भाव अष्टम भाव होता है। यानी जहाँ जो सबसे गुप्त सीक्रेट है आपके जीवन का, शरीर का जो सबसे गुप्त भाग है, गुप्त भाग मतलब शरीर के भीतर भीतर कोशिकाएं जिनसे बनती हैं, उनको जहाँ से ऊर्जा मिलती है, वो सब। तो यहाँ पर किसी ग्रह का अष्टम में होकर के बैठना, राहु का, केतु का, मंगल का, विशेष रूप से राहु केतु पीड़ित होकर बैठे, तो शरीर जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है 35 या उसके पहले से ही शरीर अंदर से कुछ खोखला सा महसूस करता है। कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, हड्डियों में दर्द, आंखों की दिक्कत, अंदर से कुछ न कुछ खोखलापन रहता है। यानी जो ऊर्जा आपकी डीएनए प्रक्रिया शरीर को सप्लाई करती है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आता है। मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, मंगल यहाँ शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, और जो कुंडली है, इस कुंडली के अनुसार मंगल तृतीय भाव का स्वामी है, और तृतीय भाव के साथ साथ यह मंगल
स्वामी बनता है अष्टम भाव का, यानी प्रबल मारक ग्रह भी है। मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, जिसने भाग्य में काफ़ी उतार चढ़ाव भी दिया है। शनि लाभ भाव में अच्छा फल देता है, चंद्रमा की राशि में है, मन को व्यथित करने का काम करता है। तो ये एक मोटे तौर पे मैंने यहाँ पर आपको विश्लेषण दिया है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए।